प्रधानमंत्री मोदी की एक चाल से पूरा विपक्ष घबरा गया और घबराहट ऐसी कि अपने ही उम्मीदवार को हराने की तैयारी कर रहा है। क्या ऐसी घबराहट आपने इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति चुनाव में देखी है? और याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करके पार्टियां बदलने वाले यशवंत सिन्हा ये जानते हुए भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बन गए कि उनकी हार हो सकती है, लेकिन शायद उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि इस चुनाव में उनकी इतनी फजीहत होने वाली है। और जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस पार्टी के वो इस समय नेता हैं, जिस नेता ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के महासंगमर में उन्हें धकेला है, उसी पार्टी ने उन्हें अपने राज्य में प्रचार के लिए आने से मना कर दिया है। यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने ही मना कर दिया है। और इसके अलावे उस नेता ने भी, जिस नेता ने उन्हें खड़ा किया, उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया है। आप रिपोर्ट भी ये देखिएगा। और ममता बनर्जी जिस प्रकार यशवंत सिन्हा के पीछे से हाथ खींचकर द्रौपदी मुर्मू जो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में खड़ी हो गई, अब तो बस इतना ही कहना बाकी है कि यशवंत सिन्हा खुद कब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अब यशवंत सिन्हा को असल में मोदी विरोध का असली आनंद मिल रहा होगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो सांसद और विधायक करते हैं, लेकिन इस चुनाव पर देश के 130 करोड़ लोगों की नज़र होती है। और जाहिर तौर पर जब लोगों की नज़र हो तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर भी लोगों की उत्सुकता बनी रहती है, नज़रें बनी रहती हैं। वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है। और इस बार जब तक राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन नहीं हो गया, मीडिया में इसको लेकर भी रस्साकसी बनी रही। मीडिया के लोग नए नए आकलन करते रहे। और सबसे बड़ा आकलन पता है क्या था? कि मोदी के जो उम्मीदवार होंगे, एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, वो किस प्रकार से अपना वोट जुटा पाएगा। आपको मैं कुछ रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं, आप देखिए। वाईएसआरसीपी जैसी छोटी पार्टियों के वोट शेयर भी महत्वपूर्ण बताए जा रहे थे। आप देखिए ना, 4% वोट शेयर थे और कहा कि ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मोदी जी इसको पाने के लिए बड़े लालायित होंगे। और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि नवीन पटनायक अगर समर्थन नहीं देते हैं तो जो मोदी जी का उम्मीदवार होगा ना, वो तो चुनाव हार जाएगा। और आप ये भी रिपोर्ट देखिए, नवीन पटनायक खुद कह चुके थे कि उनका जो वोट होगा वो पार्टियों को नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार को देखकर तय किया जाएगा। और बात सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी ही नहीं है, जो सहयोगी पार्टियां हैं। अब जैसे आप देखिए कि जो जेडीयू है, नीतीश की पार्टी है, उसको लेकर के भी ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं वो भी गच्चा ना दे। बहुत सारी रिपोर्ट मैंने देखी जहां नीतीश को लेकर के ये कहा गया कि अभी तो बार्गेनिंग की वजह है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में तो इनको वोट चाहिए और नीतीश कुमार बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें सामने आने लगी थी। अब इन परिस्थितियों में एनडीए के उम्मीदवार को मजबूत टक्कर देने के लिए 17 विपक्षी पार्टियों ने क्या किया? भाजपा के ही एक पुराने उम्मीदवार को सभी दलों ने मिलकर मैदान में उतार दिया। यशवंत सिन्हा को सब जानते हैं। दरअसल उनके पास राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। आप देखिए ना, आप रिपोर्ट देखिए। पहले शरद पवार ने मना किया, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया, आप ये भी देखिए। और इसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी मना कर दिया। और ऐसे में भाजपा से निकाले गए यशवंत सिन्हा ही एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। और फिर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं ना, वो एकजुट हुई और उन्होंने मिलकर 21 जून की सुबह यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया। सुबह 21 जून की सुबह की बात बता रहा हूं, लेकिन शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी ने तुरुप का वो इक्का खेला कि विपक्ष के जो सारे पत्ते हैं वो धरे के धरे रह गए। प्रधानमंत्री मोदी की इस एक चाल से विपक्षी एकता पूरी तरह से धराशायी हो गई
और ये वो विपक्षी एकता है जिसकी चर्चा मीडिया कर रही थी, आप देखिए। और विपक्षी दलों को तो मानो सांप सूंघ गया, समझ ही में नहीं आ रहा था कि मोदी जी ने क्या कर दिया है। और आप ये रिपोर्ट में भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के इतिहास में पहली बार, इस द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता रहा हूँ, पहली बार आज़ादी के बाद किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा किया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और याद रखिए कि यही भाजपा की एक बहुत बड़ी विशेषता रही उम्मीदवारों के चयन में। मैं आपको एक छोटी सी झलक देता हूं कि जब वाजपेयी जी को मौका मिला तो उन्होंने कौन सा उम्मीदवार दिया? उन्होंने एक वैज्ञानिक, राष्ट्रवादी, अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी को अपना उम्मीदवार बनाया। मोदी जी को जब पहली बार मौका मिला तो उन्होंने देश का पहला राष्ट्रपति बनाया। और अब जब दूसरी बार मौका मिला है तो प्रधानमंत्री मोदी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। और याद रखिए, इसमें कहीं कोई और शंका बची नहीं है। उम्मीदवार हैं तो वो जीतेंगी भी, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो अपने आप में देश के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है। और मैं अब आपको आगे की चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना तुरुप का इक्का, अब उसकी एक एक करके मैं परतें खोलता हूँ, आप समझिए। द्रौपदी मुर्मू के ऐलान के साथ ही मोदी जी ने विपक्ष को पहला झटका दे दिया, पहला विकेट गिर गया। कौन थे? बीजेडी। बीजेडी ने तुरंत द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। आप रिपोर्ट भी देखिए, मैं जो भी बात कहूँगा आप वो चीज़ें देखते चले जाइएगा स्क्रीन पे, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ते जा रही थी। द्रौपदी मुर्मू खुद ओडिशा के संथाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आती है। ऐसे में नवीन पटनायक ने सिर्फ यही नहीं किया कि अपनी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया हो, बल्कि ओडिशा के जो कांग्रेसी विधायक हैं उन लोगों को भी उन्होंने आग्रह किया कि आप इन्हीं को वोट दें, ओडिशा की हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी। और जो आग्रह किया ना, वो व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे, आप ये भी रिपोर्ट में देख सकते हैं। और इससे कांग्रेसी जो हैं भारी दबाव में है। अब मैं आपको दूसरे राज्य लेकर चलता हूँ, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार चला रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, और वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के ऐलान के साथ ही उनकी स्थिति भी काफ़ी खराब हो चुकी है। वो ना तो यशवंत सिन्हा का समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर पा रहे हैं। आप देखिए ना, हेमंत सोरेन के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना कितना आसान, कितना मुश्किल। अब ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि झारखंड में आदिवासी समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं, और इसीलिए ये बहस झारखंड में बहुत ज़ोर शोर से लोगों के बीच है कि आखिर वो किसको समर्थन करेंगे, जिसमें ये फंसे हुए हैं। अब मैं आपको वाईएसआर सीपी का गणित दिखाता हूँ मीडिया के लिए। अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना कि वाईएसआर सीपी की चर्चा हो रही है कि इनके वोट भी जुटाना बहुत ज़रूरी है मोदी जी के लिए। अब देखिए, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का ऐलान हुआ, वाईएसआर सीपी उन्होंने तुरंत इनका समर्थन कर दिया और कहा कि मेरी पार्टी जो है वो इन्हीं के लिए वोट करेगी। आप ये रिपोर्ट में देखिए। अब मैं आपको एक और राज्य लेके चलता हूँ। राजनीति में अपने को मास्टर समझने वाले अरविंद केजरीवाल, मतलब बुरी तरह से मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक से घायल हो गए। उनके लिए भी, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अभी तक उन्होंने, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना यशवंत सिन्हा के बारे में कहा और ना ही द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा। लेकिन यकीन मानिए, उनकी पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है। अब जो भी फैसला करेगी, लेकिन यही हकीकत है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिसके बारे में इस देश का, जो खुद को मोदी जी का विकल्प बताता है, वो तय ही नहीं कर पा रहा है कि किसके लिए वोट दे। लेकिन यहाँ पर एक मतलब क्लाइमेक्स है, क्रिएट किया गया है। अब आपको मैं प्रशांत भूषण के उस ट्वीट पर ले जाना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल को विरोध का बहाना देने के लिए प्रशांत भूषण ने क्या किया था? द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर ट्वीट की थी, और वो भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ।
लेकिन उनको बाद में पता चला कि वो फेक है। जिस तस्वीर को वो पोस्ट कर रहे हैं, जिसे वायरल कर दिया उन्होंने, वो दरअसल फेक तस्वीर है। कई तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया था। ना तो द्रौपदी मुर्मू संघ प्रमुख से मिली, ना वहाँ गई भी। और इसके बाद ये दरअसल क्यों हो रहा है ये भी आप समझिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहीं प्रशांत भूषण केजरीवाल को बहाना तो नहीं दे रहे थे कि वो विरोध कर सकें, लेकिन वो तो खारिज हो गया और आखिर में खुद प्रशांत भूषण को भी द्रौपदी मुर्मू जी से माफी मांगनी पड़ी। खैर, इन चीजों को छोड़िए, सियासत का एक रंग तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। यहां उद्धव ठाकरे की सत्ता तो गई ही, अब उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को बता रहे हैं, जो अभी तक मोदी जी से चिढ़ रहे थे और तमाम बातें कर रहे थे, वहाँ भी ये स्थिति पैदा हो गई है। और भाजपा के, अब मैं आपको एक नई पार्टी की बात भी बता दूं, भाजपा के उम्मीदवार को लेकर कर्नाटक में जेडीएस की हालत भी सांप सीढ़ी जैसी हो गई है। करें तो क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब देखिए ना, जेडीएस लाइकली टू सपोर्ट एनडीए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें। अब मैं आपको कांग्रेस की बात बताता हूँ। कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो तो खुद यशवंत सिन्हा के समर्थन में पहुंचे थे, लेकिन उनकी हालत, मतलब कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि सांसें हलक में अटकी हुई है। वो खुलकर द्रौपदी मुर्मू का विरोध भी नहीं कर पा रहे, कैसे करें। तो उन्होंने नए नए बहाने तलाशने शुरू कर दिए। और आप देखिए, ये भूपेश बघेल, उनका बयान है, द्रौपदी मुर्मू की जगह अनुसुईया उइके को मिलता मौका अगर पृष्ठभूमि कांग्रेस की होती है। अब आप समझ गए ना, किंतु परंतु इधर उधर की चीज़ें जोड़ दीजिए तो फिर आपको बहाने मिल जाते हैं कि अरे ऐसा होता तो वैसा होता। ये है स्थिति कांग्रेस की, समझ ही नहीं पा रही है कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध कैसे करें। अब मैं आखिर में ममता बनर्जी की बात करता हूँ। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं यशवंत सिन्हा, और वही टीएमसी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को पार्टी ने उतार दिया है। लेकिन खुद ममता बनर्जी ना तो यशवंत सिन्हा के समर्थन में बोल पा रही है और ना ही द्रौपदी मुर्मू के विरोध में बोल पा रही है। मतलब वो बीच का रास्ता अपना रही हैं। और ये स्थिति तब पैदा हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि द्रौपदी को चाहने वाले लोग बंगाल में भी अच्छी खासी संख्या में हैं और उन्हें नाराज़ करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि भाजपा ने जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है जिस समय, तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी कि आखिर द्रौपदी मुर्मू का ही नाम क्यों दिया गया। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उन्होंने आदिवासी जनता को ध्यान में रखा, जिनकी आबादी इस देश में अच्छी खासी है। लेकिन याद रखिए, कभी किसी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए किसी आदिवासी महिला को विचारा ही नहीं, कभी खड़ा ही नहीं किया। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, आप ये आंकड़े देखिए कि पूरे देश में ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है। और अगर मैं राज्यों की बात करूं, आप राज्यों के आंकड़े देखिए, मिजोरम में 94.4, नागालैंड में 86.5, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कितनी बड़ी संख्या है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 30.6%। अभी मैं भूपेश बघेल की जो बात दिखा रहा था ना कांग्रेस के लिए, वो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फंसी हुई है। अब झारखंड में देखिए 26.2, ओडिशा 22.8, मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 14 से अधिक, राजस्थान में 13.5 और J&K वहाँ पे भी 11.9% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये है स्थिति। लेकिन इसके बाद भी इस देश में आज़ादी के बाद कभी किसी ट्राइबल महिला को मौका ही नहीं दिया गया। साथियों, राष्ट्रपति चुनाव एक मिसाल है कि इस देश की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने
जिस प्रकार जन जन की भावनाओं को ध्यान में रखा है, वैसा ही इस राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें और पिछले 8 वर्षों को देखें तो वो बिल्कुल बिखर गया है, धाराशायी हो गया है, नेतृत्व विहीन हो गया है और उसका विजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो इस राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि विपक्ष की पूरी राजनीति मोदी विरोध पर ही जाकर टिक गई है। यही है विपक्ष की राजनीति और इसे देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। और आखिर में इसे आप 2024 का ट्रेलर भी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।